नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में गुजरात सर्किल का ये पेपर है और गुजरात सर्किल में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर हमने लगाया है। बोला है आर्टिकल था जिसे डिलीवर्ड कर दिया गया। ठीक है, याद रखिए आर्टिकल डिलीवर्ड कर दिया गया, डिलीवर्ड कर देने के बाद उसको खोला गया और खोलने के बाद दोबारा पोस्ट किया गया। कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब उस आर्टिकल पर कैसे पेनाल्टी और चार्ज लगाया जाएगा वही पूछा है। बताइए तो क्या बताया था कि आर्टिकल डिलीवर हुआ और खोल दिया, तो भाई उस आर्टिकल को जैसे पहले आपने पोस्ट किया था वैसा ही ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो मतलब क्या लिखा है, इट विल बी ट्रीटेड एज पोस्टल आर्टिकल फॉर फर्स्ट टाइम एंड चार्ज विथ अकॉर्डिंग। कि ध्यान रखिएगा पहली बार पोस्ट किया हुआ उसे माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच केस कैन अ सेंडर विड्रॉ पोस्टल आर्टिकल। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने आर्टिकल रिकॉल करवा सकता है। रिकॉल मतलब उसने पोस्ट किया है, पोस्ट करने के बाद वापस ले सकता है। किसके परमिशन से? परमिशन कौन देता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बताइएगा। एचओडी देते हैं, हेड ऑफ डिवीजन। कौन होते हैं? एसपीओ होते हैं या फिर एसएसपीओ होते हैं। ये दोनों बातें आपको पता चल गई। तो देखिए अगर आर्टिकल वितरित नहीं किया तो आर्टिकल वापस मिल सकता है। अगर आर्टिकल नष्ट नहीं किया, जब्त नहीं किया, तो आपको मिल सकता है। विदेश आपने आर्टिकल भेजा है तो उस देश के नियम के अनुसार उस आर्टिकल को जब्त नहीं किया, तब आर्टिकल आपको मिल सकता है। ये तीनों कंडीशन रहेगा तभी मिलेगा, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर्नाटक सर्किल का हेडक्वार्टर पूछा है। सरल क्वेश्चन है, ठीक है, सरल और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक जो है उसका मुख्यालय बंगलुरु में है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। फर्जी टिकट का निर्माण या उसका उपयोग किस डाकघर नियम के तहत अपराध माना जाता है? मैंने आपको बताया था, तो मैंने क्या बताया, आईपीसी की धारा 263 ए के तहत, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सभी को याद है और बाकी सभी लोगों ने जवाब भी करेक्ट दे दिया है। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। पैटर्न और नमूना पैकेट का वजन पूछा है, किस क्लॉज में दिया है? पीओजी 1 रूल नंबर 14। बिल्कुल, अगर आप बात करोगे पैटर्न और नमूना पैकेट का 2 केजी है। देखिए बुक पैकेट का प्रकार ही है एक प्रकार का, है ना। बुक पैकेट में आपकी कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि एक आपका होता है प्रिंटेड पेपर, एक आपका होता है पैटर्न और सैंपल पैकेट, एक आपका होता है पीरियोडिकल, ये सभी बुक पैकेट में है। पैटर्न और सैंपल पैकेट 5 होता है, 2 होता है, बाकी ये सभी 5 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, किस प्रकार के आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं? किस प्रकार के आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजा जा सकता है, यह आपको बताना है। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपको मेरा लाइन याद होगा अभी तक, तो मैंने आपको बताया था कि फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। क्या है आपको ये बात समझ में आ रही है? अरे बिल्कुल आ रही है भाई साहब, इतने बार तो बता चुका मैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट ही हो जाएगा, है ना। और ज्यादा आपको इस पर दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है, इसका ए उत्तर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट रेस्टेंटे जिसे हम नेस्ट रंग बोलते हैं, क्या होता है? इस सुविधा में होता यह है कि कोई अजनबी व्यक्ति है, कोई यात्री है, उसको डाकघर सुविधा देता है कि वह आर्टिकल को ज्यादा दिन तक के लिए डाकघर में डिटेन कर सके। तो डिटेन कितना कर सकता है? 1 महीने तक। अगर वो वीपी आर्टिकल नहीं है तो 1 महीने तक उसे डिटेन कर सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन में डिटेन नहीं पूछा है, उपयोग पूछा है कि उपयोग कितने महीने तक कर सकता है। जब उपयोग पूछेगा, उपयोग, कोई अजनबी व्यक्ति है, कोई यात्री है, उपयोग वो इस सुविधा का 3 महीने तक ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। देखिए क्या पोस्ट कार्ड के साथ क्या नहीं जोड़ा
जा सकता। अगर इस बात को आप समझेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज है। पोस्ट कार्ड के साथ कुछ संलग्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूछा यह है कि पोस्ट कार्ड के साथ क्या अटैच किया जाएगा। पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी अटैच नहीं किया जाता है, कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कुछ चीजें पोस्ट कार्ड में अटैच की जा सकती हैं, है ना। दूसरा बोला है कि एक समान लेबल जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक और चौड़ाई 1.8 सेंटीमीटर से अधिक। इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर जो गलत हो जाएगा ना, वो गलत ये होगा कि लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.8 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि अधिक बोला था। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं जोड़ सकते। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगला बोला है ड्राइंग फोटोग्राफ वेरी थिन पेपर कंप्लीटली एथरेंट टू द कार्ड, कि पतले कागज, चित्र और तस्वीरें पूरी तरीके से जो कार्ड से जुड़ी होती हैं उनको पोस्ट कार्ड में अटैच किया जा सकता है। यह अपवाद है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, जो आपको सी में दिया है ना, ये लाइन पोस्ट कार्ड में अटैच किया जा सकता है। चौथे नंबर में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, अगर आपने थ्योरी पढ़ा भी होगा तो भी घुमाया हुआ है। अनदर इनलैंड लेटर कार्ड इंटेंडेड फॉर रिप्लाई फ्रॉम एड्रेसी, कि उत्तर के लिए अभिप्रेत एक आईएलसी जोड़ा जा सकता है। भाई आईएलसी क्यों जोड़ेगा? क्योंकि पोस्ट कार्ड था तो दूसरा पोस्ट कार्ड जोड़ सकता है रिप्लाई के लिए, आईएलसी तो जोड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से यह भी गलत हो गया, केवल सी सही था। अब आप जाके जो पोस्ट कार्ड का मैंने आपको कंडीशन बताया था उसको जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला देखिए, यदि अंध साहित्य के मामले में जो नियम मैं आपको बता रहा हूं उन नियमों का पालन नहीं किया जाता, उल्लंघन किया जाता है, तो जुर्माना क्या वसूल किया जाएगा। पोस्ट कार्ड के जो कंडीशन थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। सी में जो ऑप्शन दिया था वो केवल अटैच किया जाता है। नॉर्मली पोस्ट कार्ड में कुछ भी अटैच नहीं कर सकते, लेकिन 4-5 पॉइंट आपको मिलेंगे जो अटैच कर सकते हो, जिसमें से एक पॉइंट सी वाला था। देखिए, अगर बीएलपी का कंडीशन फॉलो नहीं करता तो ध्यान रखना है कि भाई साहब पत्र या पार्सल में से जो कम डाक शुल्क होगा उसको हम उस आर्टिकल पर चार्ज करेंगे, जब बीएलपी दिए गए कंडीशन का पालन नहीं करता। इस क्वेश्चन का उत्तर डी करेक्ट है। अगला देखिएगा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? निवास स्थान परिवर्तन, यदि आप रेसिडेंट चेंज कर रहे हैं तो पूछा यह है कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या बोला है, अगर स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है ध्यान समझिएगा, कि उस डाकघर को प्रस्तुत करना है जहां वे जा रहे हैं, जिस स्थान पर वे जा रहे हैं। तो ये कहानी सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निर्देश जो दे रहे हैं, जो आप लिखित निर्देश दे रहे हैं वो सरल होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। ये बात सही है, दोनों बातें सही हैं। अगला बोला है कि जटिल निर्देश पर ध्यान दिया जाएगा। क्या यह बात सही लग रहा है आपको? मैंने बोला कि जब आप पता परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको निर्देश सरल शब्दों में लिखना है ना, आसान भाषा में लिखना है, ताकि डाकघर को भाषा समझ में आ जाए। अगर आप जटिल लिखोगे तो भाई उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ध्यान नहीं दिया जाएगा। कुल मिला के अगर बोलूं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया और डी भी सही था। ठीक है, देखिए गलत ढूंढना था क्वेश्चन, देखिए गलत विकल्प का चयन करना था और गलत मिला है सी में, और सी उत्तर करेक्ट हो गया। अगला देखिए, अब पोस्ट कार्ड का बारे में अभी हमने पढ़ा। अब जो ये आपका 11 नंबर में क्वेश्चन है, ये है हवाई पोस्ट कार्ड का। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड को मोड़ा, काटा या बदला नहीं जाना चाहिए, ये बात सही हो गया। शर्त का उल्लंघन करेगा तो इसे हम लेटर मानेंगे, मतलब पत्र मानेंगे, सही हो गया। अगला बोला है कि टैक्स की वसूली जो है डिलीवरी के बाद प्रेषक से वसूल की जाएगी, ये गलत हो गया। डिलीवरी के बाद जो भी उस पर चार्ज रहेगा वो प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
और गलत ढूंढना था, गलत हमें सी में मिला है, इसी वजह सी उत्तर करेक्ट है। जो डी में दिया है वो बात भी आपका सही हो जाएगा। तो सही भी ध्यान रखना है, ये 1, 2 और 3 वाले सही हैं, और ये जो सी में दिया है ना ये गलत हो जाएगा। सी उत्तर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 12 नंबर का है। इनलैंड पोस्ट सर्विस इज करस्पॉन्ड टू द प्रिंटेड पेपर सर्विस इन फॉरेन पोस्ट। एक सर्विस होती है इनलैंड पोस्ट की जो कि फॉरेन पोस्ट में आर्टिकल के समान होती है। मैंने आपको बताया था जिस प्रकार का सर्विस पीपी देता है, पीपी को हम बोलते हैं प्रिंटेड पेपर, उसी प्रकार का सर्विस बुक पैकेट देता है अंतर्देशीय डाक की कंडीशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था और रिपीटेड था, है ना। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बल्क बैग प्रणाली में न्यूनतम वजन पूछा है। देखिएगा, पूछा है बल्क बैग का न्यूनतम वजन। बल्क बैग, देखिए बल्क बैग की सुविधा जो है, बल्क बैग में प्रिंटेड पेपर जाते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, मुद्रित कागज ही बल्क बैग में जाते हैं। न्यूनतम वजन 5 kg होता है, अधिकतम वजन 30 kg होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का, पारिबियान कनेक्शन विथ फॉरेन मेल। विदेशी मेल के संदर्भ में पारिबियान क्या दर्शाता है? शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बोला है पारिबियान क्या दर्शाता है। पारिबियान क्या दर्शाता है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। मैंने बताया था हवाई डाक के द्वारा। ये एक प्रकार का फॉरेन में यूज किया जाने वाला वर्ड है जिसका मतलब होता है हवाई डाक के द्वारा। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। 1962 का जो सीमा शुल्क अधिनियम है, भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के आधार पर नियंत्रण के अंतर्गत क्या शामिल किए गए हैं? कौन कौन सी चीजें 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम में शामिल है? आयात और निर्यात शुल्क लगाना, ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, जो जिसने भी POG 2 का वीडियो देखा होगा वहां पर बताया था। आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। विदेशी मुद्रा अधिनियम बिल्कुल लागू होगा, ध्यान रखिएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें 1962 के सीमा शुल्क अधिनियम में लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच केस वुड अ फॉरेन आर्टिकल नॉट डिटेन इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी। कि ऑफिस ऑफ डिलीवरी में बताइए कि वस्तु को डिलीवरी कार्यालय में किस कंडीशन में नहीं रोका जाता है। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। जहां प्राप्तकर्ता का मृत्यु हो गया, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रख लीजिएगा। प्राप्तकर्ता डिलीवरी एरिया के भीतर नहीं रहता है, तब भी उसको नहीं रोका जाएगा। प्राप्तकर्ता ने बिना निर्देश दिए डाकघर को छोड़कर भारत से बाहर चला गया, तब भी उसको नहीं रोका जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों कंडीशन में आर्टिकल नहीं रोका जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विवाह आदि के लिए मुद्रित निमंत्रण कागज होते हैं उनको मुद्रित कागज के रूप में माना जाएगा या फिर नहीं। कैन पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशन मैरिज etc विल बी ट्रीटेड प्रिंटेड पेपर इन फॉरेन मेल। बिल्कुल माना जाएगा, हमने ये नियम पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, कस्टम नियंत्रण मुख्य रूप से कहां प्रयोग किया जाता है। ये कल जो पेपर किया दिल्ली सर्किल में, वहां भी क्वेश्चन था ना, दिल्ली में भी क्वेश्चन था। तो क्या देखा था कि एंट्री के टाइम में, जब एंट्री कर रहा है, जब एग्जिट कर रहा है, तब भी उस पर कस्टम कंट्रोल करेंगे। फॉरेन पोस्ट ऑफिस में तो करेंगे ही। तो कौन सा उत्तर? डी उत्तर।
बात समझ में आ गई। और जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है वो विनिमय का भी डाकघर होता है ना। विनिमय का डाकघर क्या कहलाता है? ऐसा डाकघर जो विदेश के डाकघर से डाक का आदान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। चलिए, पूछा यह है 19 नंबर में कि जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जो एडवाइस ऑफ डिलीवरी का चार्ज है, जो बीमा का चार्ज है, वो बेस्ड डिस्टेंस डेस्टिनेशन कंट्री मतलब गंतव्य देश की दूरी के आधार पर चार्ज करते हैं हम। इसे 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह सभी देशों के लिए, सभी डेस्टिनेशन के लिए समान है, या फिर यह हर 6 महीने में बदलता रहता है, यूपीयू हमें निर्देश देता है। बताइए कौन सा उत्तर करेक्ट है? तो कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इसके अलावा एडी चार्ज जिसे एडवाइस ऑफ डिलीवरी बोलते हैं, इंश्योरेंस चार्ज, ये सभी चार्ज यूनिफॉर्म होते हैं सभी डेस्टिनेशन के लिए। इस बात की जानकारी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन चार्ज अभी फॉरेन में कितना है उसको हमें बताइएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है और एरोग्राम का डाक शुल्क आपसे पूछा गया है। एरोग्राम का डाक शुल्क पूछा है। एरोग्राम का अधिकतम वजन 3 ग्राम और डाक शुल्क 20 रुपया, सभी गंतव्य के लिए, सभी गंतव्य के लिए। किसका उत्तर सही है? उत्तर सही है दीपक कुमार वर्मा। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसमें डाकिया को हैंड हेल्ड डिवाइस दिया गया था, है ना। हैंड हेल्ड डिवाइस, स्मार्टफोन दिए गए थे, उसके बारे में आपसे पूछा गया। शानदार क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर क्या। उस ऑपरेशन का नाम था मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। कहां पे है भाई? सी में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन थे जिनको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना। एसओएल का फुल फॉर्म पूछा है। एसओएल कभी कभी पूछता है किससे रिलेटेड है ये, तो किससे रिलेटेड है मुझे कमेंट में बताइए। फिनेकल से रिलेटेड है ना। एक एसओएल आईडी दी जाती है सभी डाकघर को। आपको अकाउंट वगैरह ट्रांसफर करना है तो सोल आईडी से ही ये नियंत्रित करते हैं। क्या होता है? सर्विस आउटलेट। ऑप्शन ए करेक्ट है। मैंने आज बताया है कि 7 जून को दिल्ली से नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आप सभी तैयार हैं मॉडल नोटिफिकेशन को देखने के लिए? अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। अब बोला है सीएसआई सैप एप्लीकेशन में लेखांकन के लिए, या बोले कि अकाउंटिंग के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 2021 का वीडियो अपलोडेड है, 22 का वीडियो और 20 का रिकॉर्डेड दूंगा, 10 जून से मिलेगा, उसको भी कवर करिएगा। कौन सा मॉड्यूल होता है? एफ एंड ए। क्या करता है भाई? भाई अकाउंटिंग करता है, लेखांकन के लिए उपयोग में लाया जाता है, लेखांकन के लिए अकाउंटिंग। चलो अगला देखो, डाकघर कौन सा नेटवर्क? बाइडेरिया नेटवर्क। वही क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हैं 50% क्वेश्चन वही मिलते हैं आपको। चलिए समझ गए आप, अगला देखिएगा। ओके, इसका उत्तर बी करेक्ट। सीएसआई के माध्यम से डाक विभाग का डिजिटलीकरण हुआ। देखिए, जब से सीएसआई आया तो ऑनलाइन हो गई चीजें। कौन कौन सी चीजें ऑनलाइन हो गई? कौन सी चीजें अभी आपको सीएसआई के माध्यम से ये देखने को मिला, बताइए मुझे। तो मेल का काम, काउंटर ऑपरेशन, फाइनेंस का काम और अकाउंट का, एचआर मैनेजमेंट का काम, ये सभी काम डिजिटलाइज हो गए, ठीक है, सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट हो गए। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस सेगमेंट के तहत हमने डिपार्टमेंटल कर्मचारी और जीडीएस को ट्रेनिंग दिया था।
ये भी क्वेश्चन सरल है। आईटी का मटेरियल क्वेश्चन इसलिए बार बार वही मिलता है कि मटेरियल कम था ना। देखिए भले 10 क्वेश्चन आता है आईटी से, लेकिन जो टॉपिक है वो कम है, इस वजह से वही वही क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं बार बार। क्या था भाई? सीएम मतलब चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, अगला देख लो फिर। मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कब की गई थी? मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। 3 चीजें आप याद करिएगा। एक याद करिएगा आप कि भाई इंटरऑपरेबल कब हुआ अपना एटीएम। दूसरा याद करिएगा कि भाई मोबाइल बैंकिंग कब आया। और तीसरा याद करिएगा इंटरनेट बैंकिंग कब आया। मैं आपको तीनों चीजें बता देता हूं। जब आपसे पूछे एटीएम कब इंटरऑपरेबल हुआ तो 31/12/16। जब आपसे पूछा कि मोबाइल बैंकिंग कब आया तो आपको ध्यान रखना है 15/10/19। कभी आपसे पूछे इंटरनेट बैंकिंग कब आया 14/12/18। तो देखो पहले एटीएम आया, फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग आया, और उसके बाद फिर मोबाइल बैंकिंग आया, है ना। 16, 18 और 19 ऐसे करके याद कर लेना, क्योंकि ये रिपीटेड है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डेट वगैरह डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं निश्चित तौर पर बार बार भूलते हैं। 28 नंबर देखो, एचडीएमएस बताओ। एचडीएमएस बताओ, एचडीएमएस क्या होगा? एच का क्या होता है भाई? हेल्प। डी से क्या होता है? डेस्क। एम से क्या होता है? मैनेजमेंट। और एस से होता है सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। कहां दिया है? ए में दिया है। कोई सहायता लेना है, कोई परेशानी है, सॉफ्टवेयर को चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये आपको मदद करेगा। कहां कहां ये किसका भाग होता है? सीएसआई का भाग होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर आपसे पूछ रहा है, भारतीय डाक का टोल फ्री नंबर आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका। मैंने कल बताया था आपको, कल भी क्वेश्चन आया था ना, कल मैंने आपको बताया था क्या होता है। 1800-266-6868, ये नंबर याद करिएगा। ठीक है, ये नंबर आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, नंबर पूछा जाता है ना। इसके अलावा आपका आईडीज पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के। तो ये जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं उनको तो याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, आईटी आधुनिकीकरण में डीआरसी जो है कहां पर स्थित है? डीआरसी मतलब डिजास्टर रिकवरी सेंटर। बहुत बार रिपीटेड होता क्वेश्चन। मैसूर जो है कब से फंक्शन है वहां पे, ये भी मुझे बताइएगा। इसका उत्तर करेक्ट हो गया आपका सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए अगर कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाता है ना। तो जिसको पता रहे वो जरूर डाले, पता नहीं है तो फिर जाके याद करना है आपको, है ना। अगला देखिएगा 31 है, डाक टिकट जमा खाता कहां खोला जा सकता है? बताइए। डाक टिकट जमा खाता मतलब फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कहां पे ओपन किया जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। मेरा आंसर की आपने देखा होगा तो उसमें डीएलई लिखा होगा, और जहां भी डीएलई लिखा है उसका मतलब है डिलीट। क्यों डिलीट किया? क्योंकि आपने देखा कि एचओ में खुल जाता है, यहां भी खुल जाता है, ठीक है। बाकी 2 जगह तो नहीं खुलेगा, लेकिन 1 और 2 में खुल जाता है। ये आपको पता है, इसलिए डिलीट कर दिया था गुजरात सर्किल ने। इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। आईएफएस क्या होता है भाई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर कुछ बातें इसकी मैं आपको बताऊं तो अगर कोई विदेशी भारत घूमने आता है और उसको पैसे का जरूरत पड़ता है तो इंडिया पोस्ट के माध्यम से मंगा सकता है। क्या क्या इसमें कंडीशन होते हैं? कंडीशन ये है कि 50,000 तक वो नगद में ले सकता है ना। 50,000 तक नगद में। क्वेश्चन में ही पूछा था कि नगद में कितना लेगा, तो याद रखिएगा 50,000 तक नगद में ले सकता है। 2500 यूएसडी
अधिकतम ले सकता है। इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, मतलब जो अधिकतम राशि है वो 2500 यूएसडी का है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक कैलेंडर ईयर में 30 ट्रांजैक्शन वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पीओडी चार्ज आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर करना चाहिए था, मैं बार बार ये क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। देखिए पीओडी चार्ज में जीएसटी भी लगता है, ठीक है, 18% का। मैं बार बार ये क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूं, क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है तो अगर क्लियर कर दे कि भाई जीएसटी सहित बताना है या बिना जीएसटी के, तो पीओडी चार्ज तो नॉर्मली आपका 10 रुपया है, ठीक है, और 10 रुपया का जो राशि होता है विदाउट जीएसटी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है वो था सी नंबर का, ठीक है, 33 का सी। अगला देखिए, अगला है 34 नंबर का, और एफटीएल के बारे में पूछा है। एफटीएल क्या होता है भाई? एफटीएल एक होता है एलटीएल, और ये दोनों लॉजिस्टिक पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा कि डी होगा। तो उसके हिसाब से आपको पेपर करके जाना है। फुल ट्रक लोड होता है एफटीएल का मतलब। अगला क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल शैल बी पीरियोडिकल रजिस्टर्ड विथ, कि जो पत्रिकाओं वाले पुस्तक पैकेट होते हैं वो कहां पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। हमने आपको बताया था, ठीक है। तो भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के यहां ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 35 का सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पीरियोडिकल के बाकी कंडीशन है वो सभी कंडीशन आपको याद करनी है, चार्ज भी आपको याद करना है। 36 नया पीपीएफ खाता खोलने के लिए 500 मिनिमम लगेगा और 50 के गुणांक में मल्टीपल ऑफ 50 खोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा अधिकतम 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस खाते पर आप 5 साल के बाद एक निकासी भी ले सकते हैं, क्योंकि खाता है 15 साल का, तो आपको पैसा जरूरत पड़ता है, तो आप समझिए कि 5 साल बाद इस खाते पर एक निकासी भी ले सकते हैं, है ना। करंट में ब्याज दर क्या चल रहा है मुझे कोई बताएगा क्या? 37 नंबर क्वेश्चन है। और ग्राम प्रिया के बारे में पूछा है। बोला ग्राम प्रिया जो होती है वो पॉलिसी कितने साल के लिए होती है। तो ग्राम प्रिया का उत्तर आप मुझे डाल रहे हैं 10 साल सही होगा। अब ग्राम प्रिया के बारे में 2-3 बातें बता दूं। कस्टमर का उम्र जो है वो 20 से 45 साल के बीच होना चाहिए, वही कस्टमर इस पर पार्टिसिपेट कर सकता है। एक इस पर बड़ा बेनिफिट ये होता है, आप समझिएगा, कि यदि बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीमियम के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका उत्तर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा है, बोला है कि इंडिया पोस्ट आपको एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन का अवधारणा प्रदान करता है कि आप जो है हमसे विज्ञापन करवा सकते हैं। इस पोस्ट को मीडिया पोस्ट बोलते हैं। अब किसी को चार्ज अगर याद होगा मीडिया पोस्ट का तो वो भी कमेंट करना, वो भी सिलेबस में है भाई, है ना। जैसे मनी ऑर्डर में करवाते हैं तो क्या चार्ज, इसके अलावा एनवलप में करवाते हैं तो क्या चार्ज, और नहीं है तो याद करने का ट्राई करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूछा ही जाएगा, है ना, लेकिन पूछे जाने की संभावना बढ़ सकती है, इस बात को आप नोट करिएगा। 39 है, और 39 में सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में आपको सही बताना है। देखो मनीष बोल रहे हैं 7.1 है, ठीक है, तो पीपीएफ में ब्याज आप 7.1 याद रखना। अगला 39 नंबर का है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया, 10वीं कक्षा पढ़ लिया, निकासी कर सकता है। निकासी या तो किस्तों में करेगा या लमसम करेगा। प्रति वर्ष 1 निकासी करेगा और अधिकतम 5 निकासी करेगा।
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, भाई जो करंट का चल रहा वो नहीं, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उस पर जो राशि उपलब्ध रहेगा उसका 50% हम खाते से निकाल सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तीनों बातें जो मैंने आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बताई है वो सही हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और अपडेट भी हो गया है तो और इंपॉर्टेंट हो गया। और अपडेट का मतलब समझ सकते हैं आप कि अपडेट वाली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता है, आपको इसके बारे में पता, जिसे टीडी बोलते हैं। टीडी को जमा की तारीख से डॉट डॉट की समाप्ति के बाद बंद करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 1 साल का टीडी है तो आप 6 महीने बाद बंद कर सकते हो, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। ये जो टाइम पीरियड है इस खाते को आप 3 साल बाद बंद कर सकते हो। लेकिन जो आपका 5 साल का टीडी रहेगा, वर्तमान में संशोधन किया गया है कि जो 5 साल का टीडी रहेगा उसको 4 साल बाद ही पीएमसी कर पाएंगे। यहां पर हमें मेंशन नहीं किया था, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा कि भाई इसका हम बी लगाएंगे और दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी याद करिएगा। 41 में आपसे पूछा था कि 41 में M52 जो होता है, M52 जो होता है उसे तैयार कौन करता है? M52 होता है ग्राम छटाई सूची, ग्राम छटाई सूची, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट बोलते हैं। तैयार करते हैं सब डिविजनल इंस्पेक्टर। 41 सब डिविजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, उप निरीक्षक, ध्यान रखिएगा। अगला है 42 नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्क्रीन पर है। जब कोई वाउचर उपखाता सहायक द्वारा दैनिक खाते पर गुम दस्तावेज विवरण के साथ टिप्पणी लिखी जाती है तो इस अनियमितता को हमें और एक जगह नोट करना है, एरर बुक में, गाइडेंस बुक में, एसओ का समरी में या ऑर्डर बुक में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 42 का ए हो गया है, 43 नंबर का। अगला 43 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोला जा सकता है? तो मैंने तो अभी ये बता दिया था एक दिन आपको ना कि सभी प्रकार के खाते डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोले जाएंगे, डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खोले जाएंगे। ठीक है, बताइए केवीपी, केबल केवीपी, केबल एनएससी या फिर ना तो केवीपी ना तो एनएससी या दोनों खाते? दोनों खाते, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के खाते, सेविंग अकाउंट को छोड़कर सभी खाते जो भी लघु बचत योजना भारत सरकार की है, इंडिया पोस्ट की है, वो सभी खाते खोले जा सकते हैं एसबी को छोड़कर। बंद कौन कौन सा किया जा सकता है? तो बंद भी सभी किया जा सकता है, केवल किसको छोड़कर? इसका डी हो गया ना, केवल किसको छोड़कर? केवल एमएसएससी, एससीएसएस और एमआईएस, इन तीनों को छोड़कर हम बाकी सभी खाते को इंटरनेट बैंकिंग से बंद भी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन था, एज पर एसबी ऑर्डर 8/2022 विच डेट रोल आउट एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी पीओएसडी अकाउंट वाज शेड्यूल टू मेड ऑपरेशनल। बताइए कि किस तारीख से एसबी ऑर्डर 08/2022 में एनईएफटी चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है
और इस क्वेश्चन को फिर से गुजरात सर्किल ने डिलीट किया था। डिलीट करने का मुझे रीजन तो पता नहीं चला, ठीक है, क्योंकि एसबी ऑर्डर जो 2022 था उसके जारी करने की जो तारीख थी वो थी 17/5/2022 कि इस एसबी ऑर्डर को 17/5/2022 को जारी किया गया था और उस पर मेंशन किया गया था कि पीओएसबी के जो खाता धारक हैं उनके लिए एनईएफटी और आरटीजीएस की सुविधा 31/5/2022 से चालू किया जाएगा। फिर भी डिलीट कर दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है कि एसबी ऑर्डर 8 में बताया 17/5/2022 को जारी किया और बोला कि पीओएसबी ग्राहक के लिए 31/5/2022 से इसको चालू कर दिया जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है डॉट डॉट से ऊपर का लेन देन पर आपको पैन वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है, लेकिन गुजरात सर्किल ने 44 नंबर को डिलीट किया था, है ना। अगला देखिएगा 45 नंबर का क्वेश्चन था। अब बोला था कितने से ऊपर, 50,000 से ऊपर लेन देन कर रहे हैं तो आपको पैन वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दिया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, किस फॉर्म नंबर में या किस फॉर्म में डेली रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखिए डेली रिपोर्ट का जो फॉर्म नंबर होगा वो हो गया आपका MS-83। क्या होता भाई साहब, MS-83। क्या कहानी है, देखिए पहले हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तैयार करेगा, रफ में बनाएगा और रफ में बनाने के बाद उसे भरेगा, रिकॉर्ड ऑफिसर के जरिए SRM तक इसे भेजेगा। यह कहानी होती है डेली रिपोर्ट की। अब डेली रिपोर्ट में जो सॉर्टिंग असिस्टेंट गलती करेगा, इसके अलावा जो भी अनियमितता वो बाकी कर्मचारियों को देख रहा है, वो सभी चीजें उस पर दर्ज की जाएंगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड RMS ऑफिशियल हु ट्रेवल ऑन ड्यूटी व्हीकल कंपार्टमेंट रिजर्व पोस्ट ऑफिस हु हैव एंटर प्लेटफॉर्म एक्सचेंज ऑफ मेल। कि निम्नलिखित में से कौन से RMS अधिकारियों को प्रदान किया जाता है जो डाकघर के आरक्षित डिब्बे में काम करते हैं। सीजन टिकट, सीलिंग स्टाम्प, मेटल टोकन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई क्या होता है मेटल टोकन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा कि मेटल टोकन जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। मेटल टोकन आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। और ये देता कौन है, ये देता है रिकॉर्ड अधिकारी। इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल रोल भी इसके लिए मेंटेन करता है, कहां, रिकॉर्ड ऑफिस में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगर गुम जाता है तो भी आपको रिकॉर्ड अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांजिट बैग जो है हमेशा इसकी उपस्थिति में ही बंद किया जाना चाहिए। HSA मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड या मेल एजेंट, इन तीनों में से किसी एक की उपस्थिति में बंद किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि विदेशी मेल का कोई डाकलेख मूल देश में लौटाया जाता है या भारत के बाहर उसे रिडायरेक्ट किया जाता है तो सीमा शुल्क चार्ज का क्या करेंगे, क्योंकि सीमा शुल्क एक बार वसूल किया था, अब क्या करेंगे, अब उसे हम लौटा रहे हैं और लौटा नहीं रहे हैं तो रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कहानी कि लेख वापस करने के पहले एकत्र किया जाएगा, चार्ज फ्लैट 10%, 10% का चार्ज लेंगे, डबल चार्ज किया जाएगा, मतलब ऑप्शन सी, या फिर कैंसिल। तो याद रखना है कि अनडिलीवर्ड की कंडीशन में जो सीमा शुल्क चार्ज रहता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया था, इस वजह से उस क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि डिपार्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन किए हैं समझ में आए हैं।
जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।